डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम अपना टॉपिक करेंगे वो है हमारा फ्रिक्शन के बारे में। कल हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो है फ्रिक्शन क्या होता है, उसका क्या ओरिजिन होता है, ठीक है, तो वो हमने डिफ़ाइन किया था। और जो आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। इस तरह के हमने काफ़ी सारे फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर हम अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज़ करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी, ये हमने किया हुआ है कि कोई भी आपकी बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए मान लो मैंने फोर्स कितना लगाया, 2 न्यूटन का लगाया, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ भी लिख सकते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो भी कितना होगा, 2 न्यूटन का होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस बॉक्स को चलाने के लिए मैंने फोर्स को इंक्रीज़ कर दिया, तो फोर्स हमारा मैंने कितना ले लिया, 3 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने मान लो बॉक्स को मूव कराने के लिए फोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर दिया, उसको मैंने 4 न्यूटन का कर दिया, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आपकी 4 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आपका एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि हमने अप्लाइड फोर्स कितना लिया है। अप्लाइड फोर्स को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी, और अगर हम अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज़ करते रहेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम लिखें, ठीक है, तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंगली। तो जैसे अप्लाइड फोर्स हमारा कम या ज़्यादा होता है उसी हिसाब से हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी हमारा कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि वो आपके अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को कम या ज़्यादा करता रहता है, ठीक है। तो इसमें ये फिर बताया गया है, दिस मीन्स दैट नीदर द मैग्नीट्यूड नोर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ फिक्स्ड, ठीक है, कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना तो उसका मैग्नीट्यूड और ना ही जो उसकी डायरेक्शन है वो फिक्स होती है, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन भी जो होती है वो फिक्स नहीं होती, तो ये दोनों वैल्यूज़ एडजस्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिसाइड होती है और उसकी डायरेक्शन की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ब्लॉक आपका जब तक मूव नहीं करेगा जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो जो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, या उसको डिक्रीज़ करते हैं, तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी अकॉर्डिंगली हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फर्दर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो हमारे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स पे, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। फिर इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका अगर किसी भी बॉडी को हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी को व्हेन वी ट्राई टू मूव द बॉडी टू द ईस्ट, अगर हम किसी भी बॉडी को ईस्ट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, यानी कि फोर्स हम कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिमिलरली फिर इसने कहा है कि अगर किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हम जो है फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो आपका साउथ डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यही था इसमें, इस टॉपिक में, कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आपके जो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे दैट इज़ द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और हमेशा ये आपका एग्जाम्स में आता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में यहाँ पे फिर बताया गया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो लॉज होते हैं वो आपके 4 लॉज होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में हमेशा एग्जाम्स में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के आपके 4 लॉज होते हैं, तो वो 4 लॉज आपको यहाँ पे लिखने हैं, और फिर हम बताएंगे कि इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो 4 लॉज होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला लॉ इसमें दिया गया है द मैग्नीट्यूड, पहला लॉ जो यहाँ पे दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन देम, ठीक है। पहला इसमें नंबर 1 लॉ क्या दिया गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो जो 2 बॉडीज आपकी कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन देम, ठीक है। तो पहला रूल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज in contact is directly proportional to the normal reaction R between them, ठीक है। तो यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो इसको हम जो फोर्स को हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर मान लो F लिखें, तो जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन द 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो 2 बॉडीज जो आपकी कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन दैम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन दैम, यानी कि जो आपका F होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे F और R क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई 2 बॉडी रखी हुई है आपकी, ये फर्स्ट बॉडी है और ये आपने सेकंड बॉडी है। तो जो फर्स्ट बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg, ठीक है, ये हमें पता है। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होती है R हमेशा वो आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो ये R हो गया, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन R होती है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी कि ये जो बॉक्स है ये ग्राउंड पे mg फोर्स नीचे की तरफ लगाती है और बदले में ये जो ग्राउंड है ये बॉक्स के ऊपर रिएक्शन लगाती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम इसको फोर्स लगाने के लिए अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स लगाएं, अगर हम यहाँ पे मान लो कोई भी अप्लाइड फोर्स F लगाते हैं तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा आपका F, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या बताया गया है कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है यानी कि जो स्मॉल f है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, यानी कि दिस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये इसमें बताया गया है फर्स्ट लॉ में, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो किसी भी जो दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, यानी कि जो एफ होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होती है। यानी कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम आर की वैल्यू को और इंक्रीज कर देंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आर की वैल्यू आपकी इंक्रीज कब होगी, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया फिर आपको। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them, यानी कि जो आपका F है that is directly proportional to R है, ठीक है। और R की वैल्यू अभी हमने देखी थी, ठीक है, कि ये जो आपका R होता है और ये किसके बराबर होता है, mg के बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कि R की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, m इंटू जी। R इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, R इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो mg क्या है, यहाँ पे बॉक्स का वेट है, ठीक है। तो बॉक्स का वेट अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बॉक्स के वेट को इंक्रीज कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपकी हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए वेट भी इंक्रीज हो जाएगा और उसकी नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो आपका हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए जो mg की वैल्यू है, वेट की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू क्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में बताया गया है कि जब कोई बॉडी आपकी हैवी होती है तो हैवी बॉडी के लिए जो mg की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी जैसे मैंने फिगर में दिखाया, तो वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होती है। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो हैवियर बॉडी को मूव कराने के लिए हमें जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि अगर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। आर की वैल्यू को हमने कैसे इंक्रीज़ किया, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी बॉडी है, ये 1 किलोग्राम की है, ठीक है, ये 1 किलोग्राम की है, तो इसमें जो नीचे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा आपका 9.8 न्यूटन, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, आर भी आपका किसके बराबर होगा, 9.8 न्यूटन, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, m इंटू जी। ये वैल्यू आपकी किससे आई है, m इंटू जी से। तो अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट ले लें तो हैवी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 2 किलोग्राम ले लिया है, तो 2 किलोग्राम ले लेंगे तो मान लो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 20 न्यूटन आएगी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो आर की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी आपकी 20 न्यूटन आएगी, ठीक है। तो यानी कि जब 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हमने लिया था तब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, और जब आर की वेट हमने 2 किलोग्राम का लिया है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी 20 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन से ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू इस केस में ज़्यादा होगी। जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस केस में आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही इसमें बताया गया है फर्स्ट लॉ में, यही आपका बताया गया है कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, यानी कि जो एफ होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो हैवी बॉडी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और हैवियर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसके बाद जो सेकंड लॉ है, ठीक है, अगर हम देखें सेकंड लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ यहाँ पे गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the direction in which the one body is at the verge of moving the other,
ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये हमें पता ही है। तो सेकंड लॉ में यही बताया गया है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपकी डायरेक्शन होती है वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो हमेशा आपकी अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होती है। थर्ड पॉइंट इसमें फिर गिवन है आपको, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है आपका ये कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की, यानी कि जो दो एरिया कॉन्टैक्ट में है उनके बीच के फोर्स के वो आपका जो एरिया है उसके वो इंडिपेंडेंट होता है सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन द कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडीज़ जो आपकी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके एरिया के वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़। ठीक है, फोर्थ लॉ में क्या बताया गया है कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है between two bodies in contact depends on the nature of material of the surfaces in the contact। ठीक है, तो जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो दो बॉडीज़ जो कॉन्टैक्ट में है उनका कैसा नेचर है, ठीक है, उनके नेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि उनके रफनेस पे डिपेंड करती है और उनकी स्मूथनेस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपका रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होती है आपकी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे रफ सरफेस है तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर आपका स्मूथ सरफेस होता है तो स्मूथ सरफेस के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो आपकी कम होती है। तो ये जो थे ये आपके 4 इम्पोर्टेंट ये जो हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो लॉज हैं वो आपके 4 लॉज होते हैं। तो पहले लॉ में हमने क्या देखा कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, पहले लॉ में हमने देखा कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, थर्ड लॉ में हमने देखा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करते, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज रिमेन्स द सेम, यानी कि जब तक उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आपकी सेम रहती है तब तक वो उनके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करते। और लास्ट में हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, यानी कि वो मटेरियल ऑफ द सरफेस के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि उनका जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, मेटल से बने हैं, वुड से बने हैं। नेचर का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ की जो आपकी बॉडीज़ है वो मेटल से बनी है, वुड से बनी है, रबड़ से बनी है, स्टील से बनी है। तो इस तरीके से ये उनके नेचर पे डिपेंड करती हैं और उनके रफनेस पे और स्मूथनेस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपके 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, 4 लॉज हैं। तो ये सारे लॉज आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि ये जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, यानी कि ये जो है ये हमने अपनी मर्जी से ही नहीं बनाए हैं, बल्कि ये जो सारे लॉज हैं इनको हमने वेरीफाई भी किया है। वेरीफाई करने के बाद ही इन लॉज को किन्हीं भी जो भी कोई लॉज होते हैं सबसे पहले उनको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करके दिखाया जाता है, उसके बाद ही वो जो सारे लॉज होते हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने 4 लॉज लिखे हैं यहाँ पे, क्या ये एक्सपेरिमेंटल भी सही हैं या एक्सपेरिमेंटल सही नहीं है। तो इन चारों को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो इसमें ये जो आपके लॉज हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि जो आपके लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया फिर आपको, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वी टेक 2 exactly identical rectangular blocks of wood A and wood B, each of same weight mg. Each block is provided with a hook on one side. The block is placed on a horizontal table provided with a frictionless pulley on one side. One end of the string is attached to the hook of the block. The string is then passed over the pulley and a pen is attached to the free end of the string. Any number of weights can be added to the pen. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, ये फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी ये जो ब्लॉक है, ये कोई भी आपका ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है mg है, इस ब्लॉक का जो मास है वो आपका m है। ये कोई भी ब्लॉक है आपका, ठीक है, इसका जो मास है वो m है। और इसके साथ में यहाँ पे एक हुक अटैच किया हुआ है, और इस हुक के साथ में यहाँ पे आपने एक धागे के साथ यानी कि एक स्ट्रिंग के साथ इस ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल है यहाँ पे, और इस टेबल के कॉर्नर पे ये आपने एक पुली लगाई हुई है। ठीक है, और इस पुली पे यहाँ पे ये जो आपने ये ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए, और ब्लॉक ए का जो मास है वो mg है। और यहाँ पे जो है आपने एक छोटा सा हुक लगाया हुआ है, और इस हुक में आपने एक धागा बांधा हुआ है, स्ट्रिंग बांधा हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है ये आपका पुली के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, और जो आपका धागे का जो दूसरा हिस्सा है उसको आपने एक पेन के साथ में या एक तराजू के साथ में, जो छोटी सी तराजू होती है उस तराजू के साथ में, पेन के साथ में जोड़ा हुआ है या लटकाया हुआ है। तो ये फिगर आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है आपका, इसका मास है m। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हुक लगा हुआ है ऐसे, तो ये आपका ब्लॉक है। ठीक है, इसके साथ ही आपका हुक लगा हुआ है, इसके साथ ही आपका धागा बंधा हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पुली है, पुली से आपने यहाँ पे एक पेन को जो है नीचे लटकाया हुआ है, तराजू को नीचे लटकाया हुआ है, और इस तराजू में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वेट डालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें यही बताया गया है, वी एडजस्ट द वेट इन द पेन टिल द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव। हम इसमें क्या करेंगे, वी एडजस्ट द वेट इन द पेन, कि ये जो पेन है, जो तराजू हमने यहाँ पे लटकाई है, इसमें हम वेट डालेंगे, और इन वेट को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे टिल द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, कि जैसे ही एकदम से ब्लॉक आपका मूव करना स्टार्ट कर दे उस टाइम तक हम इसमें वेट डालते रहेंगे। तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द पेन प्लस वेट इन द पेन। ठीक है, और ये वेट ऑफ द पेन प्लस वेट ऑफ द बॉक्स के बराबर होगा, विच इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इसमें, ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम, इस वाले फिगर में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो पेन है, ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बॉक्स है, ये आपका mg का जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसका बॉक्स का जो वेट है ये आपका mg नीचे डाउनवर्ड होगा। ये जो बॉक्स का वेट है ये आपका जो mg है ये डाउनवर्ड होगा, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है r वो आपकी इसके बराबर होगी, यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर होगी, r बराबर m इंटू जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी पेन है, इस वाली पेन में हम क्या करेंगे, इसमें वेट डालेंगे। ठीक है, और वेट डालेंगे तब तक हम इसमें वेट डालते रहेंगे जब तक कि ये वाला जो ब्लॉक है ये जस्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मान लो हमने 1 ग्राम डाला तब भी ये ब्लॉक आपका मूव नहीं किया, फिर हमने 2 ग्राम डाला तब भी आपका ये ब्लॉक मूव नहीं किया, फिर हमने 3 ग्राम डाला
तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर हमने 4 ग्राम डाला, तब भी ब्लॉक आपका मूव नहीं किया। तो जैसे फिर आप 5 ग्राम डालते हो तो ये ब्लॉक आपका एकदम से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हम वो वाला वेट, यानी कि आपने कितना वेट डाला, इसमें 5 ग्राम का वेट डाला, ठीक है, कि 5 ग्राम का वेट डालते ये ब्लॉक आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे कि जो आर जो है वो तो आपका mg के बराबर है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, अभी हमने देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। तो कितना फोर्स हमने अप्लाइड किया है, जैसे कि इस पेन में हमने कितना फोर्स डाला है, मान लो इस पेन में हमने 5 ग्राम का फोर्स डाला था। ठीक है, तो 5 ग्राम का फोर्स है, इसको फिर हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप इसको 10⁻³ के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। और फिर आप इसको जी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, मान लो इसको 10 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, न्यूटन में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने ये तो निकाल लिया कि आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ से हमने ये तो निकाल लिया कि जो आर की वैल्यू है वो आपकी mg के बराबर आएगी। और m क्या है, ब्लॉक का जितना भी मास होगा तो नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी। और अब हमें निकालना है कि जो आपका ये जो अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगी, यानी कि ये जो आपकी पेन है इसमें हमने कितना फोर्स रखा है। इसको सिंपल बनाने के लिए मान लो हमने इसमें कितना फोर्स रखा है, इसमें मैंने जैसे ही 1 किलोग्राम का वेट डाला वैसे ही ये ब्लॉक आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का जो आपका फोर्स होगा वो कितना होगा, नीचे की तरफ जो इसका वेट लगेगा 1 किलोग्राम गुना 9.8, इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.8 न्यूटन, या हम इसको 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 10 न्यूटन का जो अप्लाइड फोर्स होगा वो आपका 10 न्यूटन का होगा यहाँ पे। इसमें हम फिर किसको ऐड करेंगे, इसमें जो हमने 1 किलोग्राम का वेट डाला है वो भी ऐड करेंगे, प्लस जो इसमें आपकी पेन का वेट होगा, तो जब मान लो पेन का जो भी वेट होगा तो दोनों का वेट ऐड करके उसको हम 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहाँ से मान लो हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस ब्लॉक को चलाने के लिए, हमने 10 न्यूटन का फोर्स किया है। तो यानी कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी कितना होगा, हमारा 10 न्यूटन का होगा। तो यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना अप्लाइड फोर्स होगा और कितना जो है, इस वाले में से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, यानी कि आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, आर जो है वो mg के बराबर होगा। और यहाँ से हमने निकाल लिया कि ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है F, ये किसके बराबर होगा, ये जो हमने अप्लाइड फोर्स P लगाया है इसको मूव कराने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो अभी मैंने बताया कि अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, कि पेन में जो आपने वेट डाला है, ठीक है, तो इसको ब्लॉक को चलाने के लिए पेन में जितना भी आपने वेट डाला है तो उसको आप 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके वो आपका न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो वो फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स होगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, और आर की वैल्यू जो होगी वो आपकी mg के बराबर होगी। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। तो इसमें जो आर की वैल्यू होगी वो mg के बराबर होगी, ठीक है, और जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। तो फर्स्ट लॉ को फिर इसने प्रूफ करने के लिए बताया गया है कि फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, की जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के जो सर्फेसिस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, प्रोसीडिंग एज एक्सप्लेन्ड अबव, डिटर्मिन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने जैसे ही मैंने अभी बताया कि ब्लॉक ए के केस में हमने क्या कर लिया, ब्लॉक ए के केस में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है अभी मैंने कितनी निकाली है, 10 न्यूटन निकाली है, कि अगर मैंने 1 किलोग्राम का वेट उसको चलाने के लिए, इस बॉक्स को चलाने के लिए मैंने पेन में कितना वेट डाला था, 1 किलोग्राम का वेट डाला था, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई वो आपकी 10 न्यूटन की हो गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने ब्लॉक ए को मूव कराने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को हमने निकाल लिया अप्लाइड फोर्स को मेज़र करके, अब हम क्या करेंगे, नाउ प्लेस द ब्लॉक बी ऑन द ब्लॉक ए। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये जो ब्लॉक ए है
इसी के ऊपर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे ब्लॉक बी को रख देंगे। तो जैसे ही हम ब्लॉक बी को रखेंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वेट की जो है वो आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी से फिर हम सेम ऐसे ही करेंगे कि इसमें ऐसे ही हम करेंगे कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर आपने, ब्लॉक ए था, इसी के ऊपर जो है आपने एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। सेम वही एक्सपेरिमेंट आप दोबारा रिपीट करोगे। ठीक है, कि जब आप एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक यहाँ पे रख देते हो, फिर इन दोनों बॉक्स को इकट्ठा मूव कराने के लिए आप क्या करोगे, इस पैन में वेट डालोगे। तो जो ब्लॉक ए वाले को चलाने के लिए हमने 1 किलोग्राम का डाला था, तो अब आपने दोनों जो है ये एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो डेफिनेटली इसको मूव कराने के लिए इनकी वैल्यू जो है 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगी। तो मान लो वो कितने पे चल गई आपकी, कि जैसे ही आपने इसमें 5 किलोग्राम का वेट डाला, वैसे ही ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे हैं ये जो आपके मूव करने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो मान लो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिर कितनी हो गई आपकी, अप्लाइड फोर्स जो आ गया आपका वो 50 न्यूटन आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी जो है वो आपकी 50 न्यूटन आएगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टेजेस के लिए फ्रिक्शनल अप्लाइड फोर्स की वैल्यू निकालोगे और वहाँ से आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालोगे। तो डेफिनेटा जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी ज़्यादा होगी, और उसको मूव कराने के लिए जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसने फिर क्या किया कि दोनों ब्लॉक जो हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखा है यहाँ पे, जो इसमें प्लेस द ब्लॉक बी ऑन द ब्लॉक ए, तो दोनों ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो वेट जो है अब डबल हो गया है, तो वेट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वेट डबल होने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था इन द केस ऑफ ब्लॉक ए, अब वो जो है उसके डबल आएगा। ठीक है, तो जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग, यानी कि पहले केस में अगर आपका फोर्स मान लो हमारा 10 न्यूटन आया था, तो दूसरे केस में अब वो कितना आएगा, 20 न्यूटन आएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है वो आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से फिर हमें यही प्रूफ करना था कि पहले केस में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली कि जब हमने ब्लॉक ए जो है रखा हुआ था उसको मूव कराने के लिए हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, वो 10 न्यूटन आ रही है। ठीक है, तो जब हम दोनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो फोर्स की वैल्यू जो है वो आपकी 20 न्यूटन आ रही है, यानी कि इसमें जो आपका mg था और इसमें जो mg है वो आपका डबल है, तो ये आपका 2r, ये r जो है आपका 2mg के बराबर होगा। इसका मतलब हैवी ऑब्जेक्ट के लिए आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही हमें बताना था इसमें कि फर्स्ट केस में जो जब हमने सिर्फ ब्लॉक ए के लिए हमने वैल्यू निकाली, उस केस में जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, और जब दोनों ब्लॉक को हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो उस केस में जो है आर भी डबल हो जाता है, और जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपका डबल हो जाता है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी कि लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू कम आएगी और हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये हमें प्रूफ करना था। सेकेंड लॉ में फिर हमने क्या प्रूफ किया था कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारा था कि जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इसमें फिर यही बताया गया कि जैसे कोई भी ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो आर की इसका जो वेट है ये आपका नीचे की तरफ होगा, और ये जो आपका आर है वो यहाँ पे होगा, और अगर आप यहाँ पे अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहे हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा जो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे वो तभी होगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये हमेशा आपका अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लगाएं इसको, फोर्स की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें कि अगर ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो मान लो इसका वेट जो है ये mg यहाँ पे है, और फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, सॉरी फोर्स जो है यहाँ पे इसको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी टेबल है और यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा ये mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन r होगा। तो अगर हम मान लो इस बॉक्स को लेफ़्ट साइड में मूव कराने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगा के इसको लेफ़्ट साइड में मूव कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, इसका मतलब कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा अब वो आपका
राइट साइड में होगा। पहले हमने देखा अगर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट साइड में होगा, और अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही सिंपल था आपका कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में क्या बताया हमने कि जो आपका थर्ड लॉ में हमने बताया कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमने बताया है कि जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो आपका वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें फिर इसको प्रूफ करने के लिए ये फिर एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब हम ये दोनों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे ब्लॉक ए के ऊपर हमने ब्लॉक बी रखा हुआ है और फिर हमने पुली से धागे के द्वारा ये पेन यहाँ पे बांधी हुई है। ठीक है, तो फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करते हैं और इस पेन में हम यहाँ पे वेट डालते हैं जब तक कि ये दोनों ब्लॉक आपके मूव नहीं करने लगते इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स फिर किसके बराबर होगा कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे इसने अप्लाइड फोर्स को पी लिखा हुआ है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया ये जो ब्लॉक्स थे आपके, पहले तो ब्लॉक्स को आपने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ था ऐसे, लेकिन फिर इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस वाले एक्सपेरिमेंट में कि ये जो दोनों ब्लॉक्स थे इनको कैसे रखा कि ये पहले ब्लॉक्स को ऐसे, फिर हुक के द्वारा ये दूसरा ब्लॉक जो है यहाँ पे रखा, फिर इनको ऐसे हमने स्ट्रिंग के द्वारा ये पेन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया इस वाले फिगर में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों सेम वही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे। तो इन दोनों ब्लॉक्स को मूव कराने के लिए जब हम ये पेन में वेट को बैलेंस करते हैं तो हम तब तक वेट डालेंगे जब तक कि ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करना स्टार्ट नहीं कर देते। तो जिस टाइम पे ये आपका मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। तो हमने देखा कि जो वैल्यू जितना अप्लाइड फोर्स हमें, जितना वेट हमने यहाँ पे डाला है उतना ही वेट हमारा यहाँ पे लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो दोनों वेट की वैल्यू जो है वो बराबर आती है, दोनों वेट की वैल्यू जो है वो बराबर आती है। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे जो वेट हमने लगाया वो कितना आया, वो मान लो हमारा 10 न्यूटन का आया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लॉक्स को कैसे रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हम ब्लॉक्स को यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो हम वेट डालेंगे इसको मूव कराने के लिए वो भी कितना आ रहा है हमारा 10 न्यूटन का आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों केस में जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो बराबर आ रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो भी कितनी आ रही है, आपकी 10 न्यूटन के बराबर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है फर्स्ट केस में, ये जो पहला ब्लॉक है और ये जो दूसरा ब्लॉक है, तो इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ ये वाला है, इतना सा ही ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इतना है क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो आपका कम है और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं वो भी आपका 10 न्यूटन के बराबर आ रहा है और यहाँ पे भी अगर फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं वो भी आपका 10 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने अपने आप से नहीं बताया बल्कि ये हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया कि अगर हम इस कंडीशन में ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करते हैं और इस कंडीशन में ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो दोनों में जो अप्लाइड फोर्स आएगा वो सेम आएगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसका मतलब जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर इसमें फोर्थ लॉ में हमने क्या बताया है कि जो आपका
लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि उनके रफनेस पे और उनके स्मूथ सरफेस पे। तो ये तो सिंपल इसमें फिर दिया गया है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी आपने दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिए हैं, पहला जो है उसका एक सरफेस जो है वो स्मूथ है और वेल पॉलिश्ड है, और दूसरा सरफेस जो है वो रफ़ सरफेस है। तो जब हम स्मूथ सरफेस के लिए जब हम रफ़ सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जब आपने रफ़ सरफेस के लिए, तो इसने क्या किया है यहाँ पे एक जो है ले लिया यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका जो नीचे वाला सरफेस है ये आपका रफ़ है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये आपका स्मूथ है, ठीक है। तो जब उसने नीचे वाले रफ़ सरफेस को कांटेक्ट में रखा तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है, और जब इसको उल्टा करके रखा यानी कि नीचे वाला जो है, ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस रफ़ है और जो ये नीचे वाला है ये आपका स्मूथ है, यानी कि इसको उल्टा करके रखा तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है वो कम आती है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडीज़ इन कांटेक्ट, की कांटेक्ट में जो भी आपकी बॉडीज़ हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि उनका अगर रफ़ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर आपका स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी कम आएगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है।